यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर्स गिवन है a एंड b सच दैट a इज ग्रेटर देन b, कोई भी दो नंबर्स गिवन है आपके पास, इंटीजर्स हैं, ठीक है, और इस केस में हम नेगेटिव ना करके हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर से ले लेते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर है आपके पास, ठीक, और a जो है वो बड़ा है b से, कोई अगर ऐसा है तो दो और नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। कौन कौन से? q एंड r, कोई दो और नंबर q और r आप फाइंड आउट कर सकते हो सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिख सकते हो। अब ये q और r कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, और क्या ज़रूरी है कि मैं ऐसा फाइंड आउट कर ही सकता हूँ? तो ये बिल्कुल कर सकते हो आप, क्योंकि आप इसको यूज़ करते आ रहे हो पहले से भी, सिर्फ इस मेथड को आज आप जान रहे हो कि इसको बोलते क्या है। देखिए, कोई नंबर बोलो, a कोई नंबर बोलो, 2, उससे छोटा क्या लोगे? उससे छोटा है 2 से। a और b ऐसे लेने हैं कि a ग्रेटर देन b है, ठीक है, चलो मैं ही ले लेता हूं। a मान लीजिए आपने 15 लिया, b आपने 4 ले लिया, ठीक है, सो a इज ग्रेटर देन b, 15 इज ग्रेटर देन 4, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। तो अब a और b आपके पास हैं, आपको q और r फाइंड आउट करने हैं। तो q और r कैसे फाइंड आउट करोगे? आप बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करो, ठीक है। q एक्चुअली क्या है? कोशेंट, और r क्या है? रिमाइंडर, ठीक है। सो 4 3 जा 12, क्या बच गया? 3। तो q भी क्या आ गया? 3, और r भी क्या आ गया? 3। तो क्या आप 15 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 3, है ना? देखिए वही फॉर्म आ गई, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, q कोशेंट और r रिमाइंडर। दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। लेमा मतलब कोई रूल जिसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, बट हाँ वो वैलिड है, काम करेगा हमेशा, ठीक है। सो दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसमें एक कंडीशन जो है वो ध्यान रखिएगा कि r की वैल्यूज जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन b होंगी हमेशा। रिमाइंडर जो है वो हमेशा ही क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन b, यानी डिवाइजर जो है उससे कम रहेगा r की वैल्यू, और ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0। अब ऐसा क्यों होगा? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप डिवाइड करते हो, देखिए, तो रिमाइंडर कब छोड़ते हो आप? कहाँ आके रुकते हो? डिवीजन करना बंद कब करते हो? जब b से छोटी, यानी कि डिवाइजर से छोटी वैल्यू आ जाए या फिर नीचे 0 आ जाए, है ना, 0 आ जाए या फिर डिवाइजर से छोटी वैल्यू आ जाए। तो रिमाइंडर हमेशा ही b से या तो छोटा होगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब इन दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच ही आपको रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज सिंपली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, कोई डाउट इसमें? कोई नहीं? चलो अब इसका यूज क्या करेंगे हम? इसका यूज करेंगे हम HCF फाइंड आउट करने के लिए, और जो मेथड है उसको क्या बोलेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। लेमा और एल्गोरिदम में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो ये थी जो मैंने आपको बताया। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? वो एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, जिसको यूज करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे दो नंबर्स का। HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कोई दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं आपके पास, तो यहां सिर्फ दो ही हैं अपने पास, कंडीशन दो के लिए, ये तो दो की ही बात करेंगे। दो नंबर्स हैं आपके पास और उनका HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यू कैन फाइंड आउट द HCF, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के बताओ मेरे को, करके दिखाता हूं कैसे करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में से या कोई एग्जाम्पल में से। 135 एंड 225, कोई दो नंबर्स हैं और इनका HCF आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करते हुए मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा वो बताता हूं आपको। इसमें से देखिए एक नंबर बड़ा है और एक छोटा है, एक को A एक को B मान लो, ठीक है। यानी कि A हो गया आपका 225 और B हो गया आपका 135, है ना।
ठीक है। सो Q और R दो नंबर्स और फाइंड आउट कर सकता हूं, तो देखिए कैसे करूंगा। 225 इसको डिवाइड कीजिए 135 से, कितना आ जाएगा 1 ही। 135 कितना बच गया, 5 में से 5 0 और 12 में से 3 गया 9, 90 बच गया। ठीक है। सो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए अब इसको लिख लेता हूं मैं। 225 विल बी इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। एम आई राइट? कोई डाउट इसमें? अच्छा, HCF कैसे आएगा फिर इससे? तो HCF आएगा, इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। कैसे कंटिन्यू करेंगे और कहां तक कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करने का तरीका ये है कि जो पहले डिवाइजर था वो अब बड़ी वैल्यू हो जाएगी, यानी A की जगह अब आ जाएगा 135 और जो रिमाइंडर बचा वो आ जाएगा B की जगह। एक बात। दूसरी बात, इस प्रोसेस को ऐसे कंटिन्यू कहां तक करेंगे? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस वक्त जो डिवाइजर होगा वो आपका HCF होगा। ठीक है। सो अब देखिए A 135 है तो 135 को डिवाइड कीजिए किससे? 90 से, तो ये भी 1 टाइम्स जाएगा, कितना बच गया 45। ठीक है। सो मैं यहां लिख देता हूं 135, जो पहले डिवाइजर था वो अब क्या है आपका? डिविडेंड है। ठीक है। जो पहले रिमाइंडर था वो अब आप क्या है? अब आपका क्या है? डिवाइजर। ठीक है। कोशेंट क्या आया इस केस में? 1 और रिमाइंडर कितना बचा? 45। ठीक है। फिर से कंटिन्यू, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगेन यही प्रोसेस। तो 90 अब आपका डिविडेंड हो गया, 45 क्या हो गया? नया डिवाइजर। ठीक है। और 45 2 जा कितना आ जाएगा? 90, रिमाइंडर क्या बच गया? 0। ठीक है। 90 डिवाइड बाय 45, 2 टाइम्स 90, रिमाइंडर 0। तो 90 को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो अब जो डिवाइजर है इस केस में, यहां सभी के लिए होगा एप्लीकेबल, रिमाइंडर 0 आते ही जो डिवाइजर है दैट विल बी योर HCF। तो इन दो नंबर्स का जो HCF होगा वो होगा 45। ठीक है। दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये प्रोसेस है, एल्गोरिदम जो है ये प्रोसेस है फाइंड आउट करने का, क्या? HCF फाइंड आउट करने का। इसमें यूज क्या करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? A और B अगर दो नंबर्स आपको गिवन है तो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। हमेशा ऐसा होगा। ठीक है। क्लियर है? चलो जी, अगला टॉपिक। उसके बाद क्या है? अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके लिए जो चीजें जानना जरूरी है वो है आपके पास कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अंकुश बताएगा। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम क्या होते हैं नमन? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये बकवास वाली डेफिनेशन मत दो। प्राइम नंबर क्या होते हैं वो बताओ, उनकी डेफिनेशन बताओ। हाँ बोलो। जिसका वो फैक्टर 1 और देन वो खुद ये भी, हाँ एग्जैक्टली जिसके दो फैक्टर्स हों। देखो ये अगर तुम बोलते हो कि खुद की टेबल में आए, 1 की टेबल में आए, तो उससे 1 भी प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है। खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ये भी बोलोगे तो भी ये क्या है? प्राइम नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्राइम नंबर है। ये नहीं है। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हों जिसके, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो उसमें फिर ये भी नहीं आएगा। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ना कंपोजिट है ना ही प्राइम है। ठीक है। 2 प्राइम नंबर है और ओनली इवन प्राइम नंबर है 2। ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है 2। 3 क्या है? स्मॉलेस्ट
ओड प्राइम नंबर, 3 है स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, 4 है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और इवन भी है। हाँ हाँ, ओनली ओड प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर और भी होंगे ना जो ओड होंगे, तो ओनली कैसे कहेंगे हम? 7 है ओड नंबर है और प्राइम भी है, 5 है, 11 है, सारे ही, ठीक है। सिर्फ और सारे ओड ही हैं प्राइम जो हैं, सिर्फ 2 जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम जिनका फैक्टर्स केवल 1 हो, ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, HCF। 7 और 5 कॉमन फैक्टर क्या होगा इनमें? 1, ठीक है। चलिए, तो प्राइम पता चला आपको, कंपोजिट पता चला, ठीक है। कंपोजिट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 10, 15 जितने भी हों, व्हाटएवर, ठीक है। और प्राइम जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों। क्लियर है बात? चलिए, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आपको गिवन है तो आप उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आपको गिवन है तो आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो यूनिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, ठीक है, तो 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं। 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में 4 को लिख दिया मैंने, ठीक है। उससे अगला है 6, तो 6 को 2 × 3 लिख सकता हूं, है ना। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया मैंने कंपोजिट नंबर 6 को। अगला क्या है? 8 है तो 2 × 2 × 2, 9 है तो 3 × 3, है ना। 9 के बाद 10 आ जाएगा तो 2 × 5, 11 तो खुद प्राइम है, 12 है तो 2 × 2 × 3, है ना। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो आपके पास, आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइज, ये फैक्टर्स भी होंगे ना इसके, ठीक है, ये फैक्टर्स भी होंगे। क्या एलसीएम निकाल दिया? नहीं, ये एलसीएम नहीं होता, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। एलसीएम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के बीच में निकलेगा, ठीक है। सो आप 12 के प्राइम फैक्टर्स लिख रहे हो, ये एलसीएम कैसे कहोगे इसको? ठीक है, शब्दों पे ध्यान दो, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एलसीएम नहीं है, ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। और ये फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब 12 के प्राइम फैक्टर्स यही थे, यही हैं, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यही रहेंगे, ठीक है। इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप इसको 3 × 2 × 2 लिख सकते हो, आप इसको 2 × 3 × 2 लिख सकते हो, यूं चेंज, ये खेल भले ही कर सकते हो, और इससे ज्यादा आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच इट इज रिटन। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, कोई पहले कोई बाद में, जैसे 2 × 5 आप 5 × 2 लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो, और इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो जब से ये नंबर्स पता चले हैं तब से इनका प्राइम फैक्टराइजेशन यही है, आज भी यही है और आगे भी हमेशा यही रहेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंपोजिट नंबर्स की, ध्यान रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक, ठीक है। क्लियर है बात? दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसका यूज क्या होगा? ऐसा क्या तो पता कर लिया हमने, इसका यूज क्या होगा? तो देखिए इसमें यूज आता है, एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। मान लो 4 to the power n है, ठीक है, 4 to the power n है, ये एग्जाम्पल भी है, कोई और नंबर भी ले सकते हो आप, इसमें जरूरी नहीं है यही रखें। पर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि n कोई नेचुरल नंबर है, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है, अगर कोई भी नेचुरल नंबर यानी 1 to infinity, तो क्या कोई ऐसा नंबर मुझे मिलेगा
n की कोई ऐसी वैल्यू मुझे मिलेगी जिससे ये चीज़, ये नंबर जो बनेगा, जैसे n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो ये क्या नंबर आ जाएगा 4, n की वैल्यू 2 रखूं तो ये क्या आ जाएगा 16, n की वैल्यू 3 रखूं तो 64 आ जाएगा। ऐसे नंबर मिलते जाएंगे ना मुझे। तो n की किस वैल्यू के लिए लास्ट में 0 मिल जाएगा मुझे, n की किस वैल्यू के लिए लास्ट में मुझे 0 मिल जाएगा? n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 नहीं लिख सकता ना मैं, नेचुरल नंबर है n। 5 और 2। n की वैल्यू कौन सी वैल्यू के लिए मुझे 4 टू द पावर n के लास्ट में 0 मिल जाएगा? जैसे यहां लास्ट में क्या है 6 है, यहां लास्ट में क्या है 4 है ना। तो ऐसे n की किस वैल्यू के लिए 4 टू द पावर n के लास्ट में मुझे 0 मिल जाएगा? हैं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 0 लगा देंगे तो फिर 1 ही आएगा। 0 कहाँ? 100 लगा दूं, यानी 4 टू द पावर 100 कर दूं, ठीक है, तो 400 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 100 होता है, 10 कर दूं, ठीक है, तो 4 टू द पावर 10, क्या इससे लास्ट में 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। यू विल नेवर गेट, नहीं आएगा। 4 टू द पावर 5 कर लो, 4 टू द पावर 5 करके मल्टीप्लाई कर लो 5 टाइम्स। 2 और 5 की पावर वो करेंगे तब आएगा। 2 और 5 की दोनों की पावर, 2 4 की जगह 2 और 5 होता है। हाँ, तो इसको शब्दों में ऐसे कहो ना कि इसमें कभी भी मुझे n की चाहे कोई भी वैल्यू रखो आप, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, वट एवर बी द नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रखो, आपको लास्ट में कभी 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लास्ट में 0 होने के लिए 10 का मल्टीपल होना जरूरी है, और 10 का मल्टीपल हो तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए? 2 एंड 5। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 एंड 5, और 2 और 5 हैं क्या यहाँ? नहीं है। 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2, उनकी पावर n। तो इसमें 5 नहीं है कहीं भी, ठीक है, और 5 नहीं है तो 10 नहीं बनेगा, और 10 नहीं बनेगा तो मल्टीप्लाई में 10 नहीं होगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा, नेवर, ठीक है। कितना ही देर करते रहो आप, 2 इंटू 2, 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम, 10 टाइम, 10,000 टाइम, वट एवर बी द नंबर, इनफाइनाइट, ठीक है। सो कोई भी नंबर हो, तो मैं, अगर मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पता है तो मैं डेफिनेटली छाती ठोक के कह सकता हूं कि हाँ, नहीं आएगा कभी भी लास्ट में 0, क्योंकि 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों मल्टीपल्स चाहिए मुझे, 2 प्राइम नंबर्स 2 और 5 दोनों चाहिए, ठीक है, तब 10 बनेगा, तब लास्ट में 0 आएगा, और ऐसा है नहीं। 4 जो है, 4 में ऐसा नहीं है। तो यहाँ 4 के अलावा कोई भी नंबर हो, मान लो 12 टू दी पावर n है, ठीक है, n की कोई भी वैल्यू हो, 10 की पावर, वो तो 10 है ही, उसमें तो आएगा ही 0, ठीक है। 100, अरे खुद 0 है भाई उसमें, जहां 10 मिल जाएगा आपको, 100 करो आप, 100 क्या है, 100 की पावर n है, तो लास्ट में 0 आपको वैसे ही मिलना है, ठीक है। समझ गए बात? सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होगा, और हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये भी डेफिनेट है, ठीक है। हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, गॉट इट। और वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा, ठीक है, क्लियर है। और उसका यूज क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें आप इसको यूज करेंगे, और भी यूज करेंगे हम, इनके और भी यूजेस देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, उनके पीछे वैसे ही 0 है, नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन तो उसका भी होगा, पर उसके लास्ट में 0 आ जाएगा ना, क्योंकि उसके पास पहले से 0 है। सर इसमें सेकंड वाले में इक्वल बोल रखा है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होगा, गलत है ये तो, पैरेलल नहीं तब हो सकता है। प्रूव दैट इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हाँ, ये सही है, सही है, वो तुम्हें प्रूव करना है ना कि वो पैरेलल भी हैं। इंटरसेप्ट, इंटरसेक्ट, कट करना आपस में। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब इक्वल लेंथ से कटना या काटना, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर हुई, ठीक है।
अगला टॉपिक क्या है? ये एक बुक दे दो ना मेरे को, एक बुक दे दो मेरे को। हाँ हाँ, इसका यूज करेंगे एक बार, रुको अभी। हाँ, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, दैट इज ठीक है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ, अब इसका यूज करेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। ये पहले भी करते आए हो आप, और उसमें कोई नया नहीं है, पर बता देता हूं मैं फिर भी। एचसीएफ क्या होता है? सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे एक नंबर 36 हो गया और एक हो गया आपके पास 84 हो गया, ठीक है, दो नंबर हो गए, एक 36 हो गया, एक 84 हो गया। अब इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है आपको, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2 × 3 × 3 आया ना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और प्राइम है तीन चारों ही नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। 84 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2 × 3 × 7 आया ना, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया हमने इन दोनों कंपोजिट नंबर्स को। अब मुझे बताना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? जो भी कॉमन प्राइम्स हैं उनकी लोवेस्ट पावर्स जो हैं वो आपको लेनी है और उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और यहां लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 7, ठीक है। सो जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं इनके, उनकी लोवेस्ट पावर लूंगा मैं। तो 2 कॉमन है दोनों में, और उसकी पावर कॉमन क्या है? दोनों में ही 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर यहां है और यहां 3 है, दोनों कॉमन है, दोनों में है 3, और लोवेस्ट पावर क्या है? 1, ठीक है। सो लोवेस्ट पावर ले लूंगा। तो ये आ गया इनका एचसीएफ, 2 × 2 × 3 जो कि है 12, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसमें जो लोवेस्ट पावर है प्राइम्स की, कॉमन प्राइम्स की, वो ले लेंगे हम, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा? प्राइम फैक्टर्स में एचसीएफ आया और जो बाकी टर्म बच गई उनका मल्टीप्लाई। एचसीएफ छोड़ो, अब एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें कॉमन हो चाहे ना हो, प्राइम फैक्टर्स में हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है, और कॉमन हो चाहे ना हो सभी का लेना है, ईच प्राइम नंबर की, ठीक है। सो हाईएस्ट पावर लेनी है। तो इसमें देखो 2 है दोनों में, 2 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर ले ली, 3 का भी क्या लूंगा? स्क्वायर, और फिर 3 हो लिया कंप्लीट, ये आ गया 7, ठीक है, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी ये? 4 × 9 × 7, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। जो भी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है? 144, 144, 242 या 252? 252, ठीक है, 252, और 84 3 जा आ जाएगा, देखिए 4 3 जा 12, 1 252, ठीक है। तो नहीं करके देख लिया, ठीक है, ठीक है। सो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो कॉमन है प्राइम को फैक्टर्स में उनकी लोवेस्ट पावर, ठीक है, ठीक है, और उनका मल्टीप्लिकेशन। और एलसीएम में कॉमन हो चाहे ना हो ईच प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर, ठीक है, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो। इस तरीके से ये फाइंड आउट पहले भी कर चुके हैं हम, ऐसे करते हैं या नहीं? ठीक है। आप क्या करते हो? सीधा कर लेते हो, जैसे 36 लिया और 84 लिया और इनको डिवाइड करना शुरू कर दिया, ऐसे ही करते हो ना, ठीक है। उनके एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा कर लेते हो, जैसे 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, 18 42, फिर डिवाइड कर लिया 2 से 9 21, इस टाइप से,
है ना, तो वो भी यही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। बट अगर आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हमें हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऐसा हमें करने को अलाउ करती है, ठीक है। तो आप इजीली इनको सिर्फ देख के फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, HCF। अच्छा एक चीज और, कोई दो नंबर्स हैं आपके पास कोई दो नंबर्स हैं A और B, और इनका HCF है आपके पास और इनका LCM है आपके पास, ठीक है। HCF भी फाइंड आउट कर लिया आपने और इनका LCM भी फाइंड आउट कर लिया। सो प्रोडक्ट ऑफ A एंड B विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये रिलेशन ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी तीन चीजें दी होंगी आपको, चौथी पूछी होगी। हो सकता है आपको HCF LCM दे रखा हो, A दे रखा हो, B पूछा हो, या हो सकता है आपको AB दे रखा हो, HCF दे रखा हो, LCM पूछा हो, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, HCF और LCM दिया होता है और A या B में से कोई एक वैल्यू दी होती है, दूसरी पूछी होती है, क्योंकि A और B देंगे तो आप वैसे भी HCF और LCM फाइंड आउट कर ही दोगे। बट ये रिलेशन भी ध्यान रखना, अगर कोई दो नंबर हैं और उनका HCF और LCM है आपके पास, तो A मल्टीप्लाई B विल बी इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM। गॉट इट, याद रहेगा ना, ठीक है, आसान है। चलो जी, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स रिविजिट करने, मतलब हमने नाइन्थ, रिविजिटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नाइन्थ क्लास में भी हमने इरेशनल नंबर्स पढ़े थे। नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ा था भाई इरेशनल नंबर्स के बारे में, बताओ रवि, क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? हाँ, इरेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हो उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जो रैशनल ना हो वो इरेशनल, ठीक है। कोई एग्जांपल दो, जैसे प्राइम नंबर्स रूट में आपको इरेशनल नंबर मिलेंगे। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ओके। ये सबसे फेमस इरेशनल नंबर है। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे कोई आपने लिखा रैशनल नंबर लिखा 7/2, तो जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या वैल्यूज आती हैं। 2 3 जा 6, बच गया 1, है ना, 1 बच गया, तो यहां पॉइंट लगा दूंगा 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये 7/2 जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन है। ये 3.5 क्या है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहो या डेसिमल एक्सपेंशन कहो, ठीक है। सो ये डेसिमल की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया ना, इससे आगे आप नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया आपका। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, देखिए 10/3 कीजिए, सो 10 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 3 3 जा 9, बच गया 1, हाँ जो भी है, 3 3 जा फिर 9, फिर बच गया 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया। ये 1 आता ही जाएगा, हद मार के बेशरम है, ठीक है, ये आता ही जाएगा, कभी आपको 0 नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट 0, रिमाइंडर में 0 तुम्हें नहीं मिलेगा और ये वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट कुछ वैल्यूज या एक वैल्यू ऐसी होगी जो रिपीट हो रही होगी बार बार। जैसे यहां क्या रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो इसको लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में कैसे, 3.3 बार। जितनी वैल्यूज, 2 भी हो सकती हैं वैल्यूज रिपीट होने वाली, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, कितनी भी, ठीक है। रिपीटिंग जो वैल्यूज है ना वो ग्रुप ऑफ नंबर्स भी हो सकता है और केवल सिंगल नंबर भी हो सकता है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। सो इसको लिखूंगा इस तरीके से 3.3 बार। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज, डेसिमल के बाद ही रिपीट होंगी वैल्यूज, और उन्हीं के ऊपर फिर मैं क्या लगाऊंगा, बार लगा दूंगा ऊपर कि ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो अगर आपको यूं मिलता है 2.475 बार, इसका मतलब क्या है,
2.4757575 डैश डैश डैश। ठीक है, ये 9th में हमने पढ़ लिया था। तो ये दोनों ही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन किसके होते हैं? रैशनल नंबर के होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? जो रैशनल ना हो, यानी कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा, वो चलता जाएगा। और इर्रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? और उसके कॉमन एग्जांपल्स थे कि कोई भी प्राइम नंबर रूट में आपका क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। एक पाई है जो वर्ल्ड फेमस इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो अब 10th क्लास में फिर क्या नया करेंगे? ये तो कर चुके हम 9th में। तो 10th क्लास में हम प्रूफ प्रोवाइड करेंगे कि ये जो गिवन नंबर है ये इर्रेशनल है। ठीक है, अरे हाँ या ना? ठीक है, और कैसे प्रोवाइड करेंगे? प्रूफ कैसे प्रोवाइड करेंगे? करवा चुका हूं मैं वैसे कई बार। कोई कर सकता है? तो में से कोई कर सकता है बोर्ड पे? तुम्हें करना है √7 को इर्रेशनल। √2 का है, बुक में मिल जाएगा आपको। √3 का मिल जाएगा। √5 का मैंने करवाया था कुछ दिन पहले। √7 देख लो कॉपी में, बोर्ड पे। तुम कर दोगे पक्का? ठीक है, नहीं तुम फिर कहोगे कि मेरा वीडियो मत डालो, ये मत डालो। चलो छोड़ो, √7 है। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में हम कितना जानते हैं? इर्रेशनल नंबर के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो √7 का डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास है भी नहीं, क्या होगा? ठीक है, और वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं होगी भाई। उसमें क्या है? रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सामने देखो रे, इधर दिख रहे हो मेरे को? सीधा देख इधर। ठीक है, ठीक है, नकल नहीं करना बेटा। समझ गए बात? क्या कि √7 का ना तो डेसिमल एक्सपेंशन है अपने पास, ठीक है, और फाइंड आउट भी नहीं कर सकते हम। तो इसको कैसे प्रूव करें? और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? तो हम जो मेथड यूज करेंगे वो है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? दिन का कॉन्ट्राडिक्शन रात, मतलब बिल्कुल अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? रैशनल और इरेशनल। तो अगर आपके पास इरेशनल है, इसका मतलब इसका अपोजिट क्या लूं मैं? रैशनल। तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं। लेट √7 इज रैशनल। ठीक है, हम क्या करते हैं? इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये रैशनल है। और अगर ये रैशनल प्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब फिर क्या है? ये इरेशनल है ना? इधर कुआं इधर खाई, इधर नहीं गिरेगा तो इधर गिराएंगे इसको। ठीक है, सो लेट √7 इज रैशनल, ऐसा कंसीडर करके हम इसको प्रोसेस को आगे चलाते हैं। अगर ये रैशनल प्रूव हो गया तो अपना बल्ले बल्ले, ठीक है जी, रैशनल नहीं है, रैशनल है। और अगर नहीं प्रूव हुआ ये रैशनल, इसका मतलब फिर ये क्या है? इरेशनल। हाँ, कल 4 बजे। ठीक है, लेट √7 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है, तो मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो वही ले लेता हूं मैं, √7 = p/q। इसमें एक बात ध्यान रखना, p and q आर को प्राइम्स। वेरी गुड, p and q आर को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम कौन से? इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर, कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो इनका कॉमन फैक्टर हो 1 के अलावा। ठीक है, ये बात कोई डाउट इसमें नहीं? ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7, और ये हो जाएगा p² q²। सो 7q² = p², है ना? p और q इंटीजर्स हैं। रैशनल नंबर में हम p और q क्या लेते हैं? इंटीजर्स लेते हैं।
तो एक इंटीजर को उनका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो एक इंटीजर को 7 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास p आ रहा है, 7 भी एक इंटीजर है, यानी 7 फैक्टर हो गया p स्क्वायर का। ठीक है, सो फ्रॉम वन 7 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 7 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो वो 7 p का भी फैक्टर होगा। ये बात मेरे को पहले बतानी चाहिए थी, फिर से अभी साइड में बता दूं। ठीक है, अगर p स्क्वायर का फैक्टर है कोई नंबर a, ठीक है, तो a जो है वो p का भी फैक्टर होगा, इक्वल्स टू नहीं मतलब फैक्टर, a जो है वो p का भी फैक्टर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा क्यों होगा? a p स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो a p का भी फैक्टर होगा। यहां फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई होगी, यहां फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई होगी, क्योंकि सपोज आपके पास कोई नंबर है, सपोज आपके पास कोई p नंबर है और p के प्राइम फैक्टर्स हैं a और b, p के प्राइम फैक्टर्स हैं a और b, तो p स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? a इंटू b इंटू a इंटू b, तो a होगा ना उसमें। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर p स्क्वायर का फैक्टर है a, अगर p स्क्वायर का फैक्टर है a, तो वो p का भी फैक्टर होगा, वो p का भी फैक्टर होगा, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्योंकि हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी तो वो फैक्टर आएगा उसमें। ये रख दो वहां, इन बच्चों को ले जाओ, उधर के शोर कर रहे हैं, उधर खेल लेंगे, ले जाएगा ना। ये शीट के पेपर, ठीक है। सो अगर 7 p स्क्वायर का फैक्टर है तो 7 इज ए फैक्टर ऑफ p, 7 p का ही फैक्टर है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम 2। ठीक है, चलो वो वाला मिटा दूं, p का भी फैक्टर होगा। अगर p का फैक्टर है 7, तो मैं p को क्या लिख सकता हूं? p इक्वल्स टू कोई 7 मल्टीप्लाई m, नहीं, जैसे 10 का फैक्टर 2 है तो 10 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 5 10, हाँ या ना। तो अगर 7 p का फैक्टर है तो p को लिख सकता हूं मैं 7 इंटू m। ठीक है, सो इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो 7 q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह 7m का स्क्वायर, और 7q स्क्वायर इक्वल्स टू 49m स्क्वायर, एंड q स्क्वायर इक्वल्स टू 49 बाय 7m स्क्वायर, और q स्क्वायर इक्वल्स टू 7m स्क्वायर। इक्वेशन 3, q स्क्वायर इक्वल्स टू 7m स्क्वायर, है ना। इतनी मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ठीक है। अब देखिए q और m दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, 7 भी इंटीजर है, 7 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से q स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 7 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। सो 7 इज ए फैक्टर ऑफ q, है ना। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हाँ, क्योंकि हम इनको क्या लेके चले थे? को प्राइम। यहां मैंने लिखा था, मिटा दिया, p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, p और q को प्राइम लेके चले थे, उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या था? केवल 1 था। बट अब क्या आ गया इनके बीच में कॉमन फैक्टर? 7 भी आ गया, है ना। 7 भी इनका कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that p and q are co-prime. This contradicts that p and q are co-prime. Our assumption was so. Our assumption was wrong.
ठीक है, या फिर यूं भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स अजम्पशन, हमारा अजम्पशन गलत था। ठीक है, सो √7 इज इर्रेशनल। क्योंकि ये रैशनल प्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब फिर ये क्या है, इर्रेशनल है ना। जब कैटेगरीज ही आपके पास दो हों, या तो खट्टा है या मीठा है, तो या तो खट्टा होगा नहीं तो फिर मीठा होगा, या मीठा नहीं है तो खट्टा होगा। ऐसा ही ये दो ही कैटेगरी हैं अपने पास नंबर्स के लिए, रैशनल या फिर इर्रेशनल। तो अगर रैशनल नहीं है इसका मतलब वो इर्रेशनल है। रैशनल वो प्रूव किया हुआ नहीं, हमने कोशिश बहुत की कि हम उसको रैशनल प्रूव कर दें, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना आगे, इसमें प्रूव करने के लिए जैसे एक तो यूं आएगा आपको आपके पास कि सिर्फ एक ही नंबर है, जैसे √7 को हमें रैशनल प्रूव करना है या इर्रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, एक आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है। कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिल सकता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में कुछ मिल सकता है आपको, तो उसको कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये है नंबर आपके पास, मान लीजिए 2√5 एक नंबर है और इसको आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम मेथड वही यूज करेंगे, क्या, लेट 2√5 इज रैशनल। रैशनल तो 2√5 को हम p/q की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, हाँ ले जाओ। 2√5 को हम p/q की फॉर्म में लिख लेंगे, कोई डाउट इसमें नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इनका स्क्वायर नहीं करेंगे, अब हम इनका स्क्वायर नहीं करेंगे। क्या करूंगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 2q इक्वल्स टू √5p और 2q/p इक्वल्स टू √5। √5 क्योंकि इरेशनल नंबर है, हाँ पहले ही प्रूव कर चुके हैं। और अब सभी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लिखोगे कि √5, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, बट 2q/p, q और p क्या है, इंटीजर्स हैं, 2 भी एक इंटीजर है, तो ये नंबर क्या होगा, रैशनल। इरेशनल रैशनल के इक्वल होगा नहीं। ठीक है, सो आप इसको लिखेंगे कैसे, √5 इज इरेशनल रैशनल बट लेफ्ट हैंड साइड इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। अजम्पशन क्या था हमारा, कि ये रैशनल है, सो 2/√5 इज इरेशनल। दैट्स इट, इसमें कोई स्क्वायर नहीं करना है आपको। ठीक है, अब ये आपको मिलेंगे किस किस टाइप से, आपको मल्टीप्लाई में मिल सकता है, ये आपको प्लस में मिल सकता है, ये आपको √5 + 2 मिल सकता है, या फिर √5 - 2 या 2 - √5 मिल सकता है, कैसे भी। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है, लिखा हुआ ऐसा आ सकता है, चेंज नहीं बता रहा मैं कुछ इसमें। ठीक है, तो इनमें जैसे भी ये लिखा हुआ मिले आपको, मेथड यही यूज करना है। इसमें जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो गया, उसमें क्या है, प्लस माइनस हो जाएंगे इधर उधर। करके दिखाऊं या आ गया समझ, कौन सा 2√5 तो किया है, ये 2√5, अच्छा 2√5 को भी हम p/q लिख लेंगे। ठीक है, सो √5 इक्वल्स टू p/2q हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड तो हो गई इरेशनल नंबर और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, सॉरी रैशनल हो गई, p/2q, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, सिंपल। चलो मिटा दूं, ठीक है जी। अब लास्ट टॉपिक देखिए इसका। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, देखिए कोई भी रैशनल नंबर अगर आप लेते हैं, कोई भी रैशनल नंबर अगर आप लेते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलता है आपको। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, एक तो टर्मिनेटिंग और एक
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अंकुश खोल के ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब बैठ जा वो है कार्तिक। ठीक है, दो ही तरीके मिलेंगे। अब कोई टर्मिनेटिंग नंबर बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 2.374, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। कैसे? ये डेसिमल हटाओ, बाय में जितने नंबर हैं उतना जीरो आ जाएगा। ठीक है, ला दे। थैंक यू, है ना, ऐसे लिख दूंगा। अब ये जो नीचे नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, क्योंकि ये 1000 है तो 1000 को 10 टू पावर 3 लिख सकता हूं मैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 3, यानी कि 10 को लिख सकता हूं ना ऐसा। प्राइम फैक्टराइजेशन 10 का होगा 2 और 5, ठीक है, 2 इंटू 5 तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन लो आप, जो टर्मिनेटिंग है उसके प्राइम फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में आपको 2 और 5 मिलेंगे। ठीक है, दोनों मिल सकते हैं या सिर्फ एक मिल सकता है, 2 मिल सकता है या 5 मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास 3.5 है तो ये क्या हो जाएगा 35/10, ठीक है, और 5 से डिवाइड हो गया 2 और 7 जा, तो ये क्या हो गया 7/2, यानी कि आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 की पावर 1, हाँ है ना। तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जब उसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या 2 और 5 दोनों मिलेंगे आपको, और अलग अलग भी मिल सकते हैं, मतलब उनकी पावर जरूरी नहीं सेम हो। तो 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m, इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप q का करोगे, डिनोमिनेटर का करोगे, तो उसमें आपको ये मिलेंगे टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में इसके अलावा भी आपको कोई नंबर मिलेगा जो कि प्राइम नंबर होगा। 3 मिल सकता है आपको 7 मिल सकता है, आपको 8 तो प्राइम नहीं है ना, ठीक है, 11 मिल सकता है आपको, 13 मिल सकता है आपको, 7 मिल सकता है, समझ गए। तो जो p बाई क्यू फॉर्म वाले नंबर हैं यानी रैशनल नंबर्स हैं, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उनके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, और 2 और 5 दोनों मिल सकते हैं इस फॉर्म में, उनकी पावर अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इनके अलावा भी आपको कुछ और मिल सकता है। ये हो सकता है 2 और 5 मिले ही ना आपको, 7 मिल जाए आपको, कोई और नंबर मिल जाए, 3 मिल जाए आपको, समझ गए बात। ठीक है, पक्का। और देख के ही आप बता सकते हो, किसी भी नंबर को देख के भी आप बता सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं लिखता हूं 75/4, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 टू द पावर 2, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और वो फाइंड भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। कैसे कर सकते हो? देखिए 75/4 है ना, तो 4 पावर 2 है, इसको 5 पावर 2 और 5 पावर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी 75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 5 होल पावर 2 यानी कि 10 की पावर 2, नीचे क्या आ जाएगा 100। तो ऊपर जो भी मल्टीप्लाई करो आप उसमें फिर डेसिमल लगा देना 2 डिजिट्स के बाद, डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो आप, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर है? और 2 और 5 के साथ और हो तो वो हाँ, 2 और 5 के साथ अगर कोई और नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, जैसे 3 हो गया या फिर 7 हो गया या फिर 11 हो गया, तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? नहीं, पक्का। चलो, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे देखिए। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपके पास कि
विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना आपको। जैसे एक नंबर दे रखा है 17/8, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि 8 क्या है, 2⁵, ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और ये कह रहा है परफॉर्म नहीं करना आपको, डिवीजन नहीं करना, उसके बिना आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, 17 2⁵, तो आप क्या करो 5⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, 5⁵ से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 17 × 5⁵ 125 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 × 5⁵ जो कि आ जाएगा 1000, है ना, 10⁻³ 1000 आ जाएगा। तो ये जितना भी मल्टीप्लिकेशन आए 3 डिजिट छोड़ के उस पर डेसिमल लगा देना, खत्म हुई बात, है ना। कोई डिवीजन आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, अच्छा एक ये है, बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि आपको कोई एक इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है, आपको कोई इरेशनल नंबर लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। 10/3 इरेशनल नंबर है, वाह जी वाह। हाँ, तो आप क्या करो, किसी भी नंबर से शुरुआत करो, बट डेसिमल के बाद जो है एक ऐसा ग्रुप बनाते जाओ, मतलब ऐसी डिजिट्स लिखते जाओ जो रिपीट ना हो किसी भी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई नंबर बोलो, जैसे 25.27 227 2227 2227 ... ठीक है, रैंडम नंबर है कोई भी, ये आप बार बार बढ़ाते जा रहे हो, 2 की वैल्यू जो है वो बढ़ाते जा रहे हो, तो कोई भी ग्रुप इसमें ऐसा सेलेक्ट नहीं होगा जो रिपीट होता हो बार बार। तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी नहीं हो रहा कोई भी डिजिट। देखो आप देखो 2 अगर रिपीट होने का मतलब क्या है, बार बार वही आए। देखो यहाँ 2 है, अगली क्या है 7, तो 2 तो रिपीट नहीं हो रहा बार बार। मान लो मैं सोचूं 27 रिपीट हो जाए तो वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ 27 है, यहाँ क्या है 22, 2 डिजिट का नंबर, वो भी रिपीट नहीं हो रहा। मान लो मैं सोचूं 272 रिपीट हो रहा है, तो देखो यहाँ भी 272 आ गया, बट इससे आगे 227 आ गया, ये भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे कोई ग्रुप नहीं बनेगा एक जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। सो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किसका हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक इरेशनल नंबर का। कोई दूसरा लिख सकते हो आप, जैसे तुम बताओ नमन, कोई नंबर बताओ, हैं पाई वैल्यू पता है, नंबर लिखना है ना, तो कोई अरे कुछ अपनी तरफ से बनाओ ना उसके अलावा। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, लिखते जाओ। इनमें भी कोई ग्रुप ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो रिपीट हो रहा हो।